Hi everyone. Today we are going to cover our new essay, that is essay 610, using the work of internal auditor. This essay has been newly added for the syllabus of May 2024. So let's continue. ऐसे का नाम है अपना यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की। इंटरनल ऑडिट फंक्शन रेफर टू द एंटिटी दैट परफॉर्म कंसल्टिंग एक्टिविटीज, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस। मतलब इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या होता है पहले ये समझो आप। इंटरनल ऑडिट सिस्टम ये सिस्टम होता है जो एंटिटी के रिस्क मैनेजमेंट को, गवर्नेंस पॉलिसीज को, लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को चेक करती है कि एंटिटी के अंदर ये सारी चीजें हैं या नहीं है। वो होता है हमारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ऑडिट फर्म एक इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर रही है। जैसे नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, कि कंपनी के अंदर एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो रखा है और ऑडिटर उसका काम यूज करना चाह रही है, तो किस तरह से उसके काम को यूज कर सकती है, वो हमारा है से 610। अब इंटरनल ऑडिटर क्या चीज करता है, वो एंटिटी की कंसल्टिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंटिटी के अंदर है या नहीं है वो इंटरनल ऑडिटर देखता है। अब इंटरनल ऑडिटर की क्या एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस। गवर्नेंस कैसे कि कंपनी एथिकल चल रही है या नहीं चल रही है, मोरल वैल्यू से चल रही है या नहीं चल रही है, ये इवैल्यूएट करना इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी बनती है यहाँ पे। एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट, कि एंटिटी के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस है कि अगर रिस्क आएगा एंटिटी के अंदर तो एंटिटी उसको संभाल लेगी और मिटिगेट कर देगी। ये चीज कौन चेक करेगा, इंटरनल ऑडिटर। तीसरा एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल एंटिटी ने सही से एस्टेब्लिश किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, ये चीज भी कौन वेरीफाई करेगा, वो भी हमारा इंटरनल ऑडिटर वेरीफाई करेगा। बट उसके नीचे भी कुछ एक्सपेक्ट्स हैं कि इंटरनल ऑडिटर में भी क्या चीज वो चेक करेगा। पहले वो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, दूसरा वो क्या कर सकता है उसके अंदर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर सकता है, ऑपरेटिंग जो हमारी एक्टिविटीज है उनको रिव्यू कर सकता है कि काम हमारा एफिशिएंसी से, इकोनॉमी से और इफेक्टिवनेस से हो रहा हो, और एंटिटी लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है उसको भी वो रिव्यू कर सकता है। तो जो जस्ट हमने अभी पढ़ा है ये है व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, क्या क्या एक्टिविटीज वो करेगा एंटिटी में अपॉइंट होके। अब जो ये एक्टिविटीज इंटरनल ऑडिटर ने एंटिटी के अंदर परफॉर्म करी है इनको ऑडिटर भी यूज कर सकता है। कौन सा ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, दैट इज स्टैट्स ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अब एक चीज सुनो, मैं आपको बेस बताता हूं सबसे पहले। अब इंटरनल ऑडिटर का हमने भी पढ़ा कि वो लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है वो भी चेक करेगा। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एक्सटर्नल ऑडिटर की भी होती है कि वो भी चेक करेगा। तो क्यों ना एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल का काम यूज कर ले कि उसने सही से कंप्लायंस देखी है या नहीं देखी है। अगर उसने सही से कंप्लायंस देखा होगा तो एक्सटर्नल ऑडिटर उसका काम यूज कर लेगा और फर्दर वही सेम चीज दोबारा वो परफॉर्म नहीं करेगा। ways in which external may make use of the function of the purpose for the audit। अब किन किन वेज से एक्सटर्नल इंटरनल का काम यूज कर सकता है, वेज बताए हैं कि किन किन वेज से वो ऑब्टेन कर सकता है। उससे इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, या उससे कुछ एविडेंस मांग के, या फिर उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेके। डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। डायरेक्ट असिस्टेंस हमारा होता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को कुछ काम बोलता है, कुछ वर्क डेलीगेट करता है जो उसको पूरा करना पड़ता है, और एक्सटर्नल उसके लिए उसको डायरेक्ट भी करेगा और सुपरवाइज भी करेगा। उसको बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। मतलब इंटरनल ऑडिटर की वो डायरेक्टली हेल्प ले रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट असिस्टेंस। अब व्हाट आर द स्कोप ऑफ एसए 610? स्कोप क्या है ये सारा बताता है स्कोप, कि कब एक्सटर्नल इंटरनल के वर्क को यूज करेगा और कब इंटरनल एक्सटर्नल को डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट, जो हाईलाइट किया बस आपको वही करना है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब रिफ्लेक्टिव पार्ट है कि पूरा पैराग्राफ को जो रिफ्लेक्ट करता है। अब हमने ये बोला कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल के काम को यूज कर लेगा। बात सुनो, कल को अगर उसके ऊपर कोई चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आ गया कि आपने ढंग से काम नहीं किया, तो एक्सटर्नल ये बहाना लगा सकता है कि मैंने तो इंटरनल के काम को यूज किया था, इसीलिए ये गलती हो गई, मैं लाइबल नहीं हूं, इंटरनल लाइबल है। बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऑडिट करने की वो एक्सटर्नल की होगी। एक्सटर्नल ने अगर इंटरनल के काम को यूज किया है तो बेशक वो कर सकता है, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हमारा एक्सटर्नल ही माना जाएगा।
सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल की रहेगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन। चाहे वो किसी और ऑडिटर का काम यूज क्यों ना कर रहा हो, सिर्फ इस पर्पज से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउन नहीं होगी। समझना इस बात को, ओके। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, अब इंटरनल का जो यूज करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 610 के अकॉर्डिंग, कि डिटरमाइन करना कि किन किन एरियाज में वो इंटरनल को यूज करे, डिटरमाइन करना किस हद तक वो उसके काम को यूज करे। दूसरा, ये डिटरमाइन करना कि इंटरनल का काम उसके लिए एडिक्वेट है या नहीं है, ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और अगर वो डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है तो उसको डायरेक्ट करे टाइम टू टाइम, सुपरवाइज करे और रिव्यू करे। क्यों करे? क्योंकि वो उसकी डायरेक्ट हेल्प ले रहा है तो उसको बताएगा वो कि किस तरह से आपको काम करना है और उसको सुपरवाइज भी करेगा। अब इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, अब एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि जो इंटरनल ने काम किया है वो उसके पर्पस के लिए यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्यों चेक करेगा? वो देखने के लिए कि वो काम एडिक्वेट है या एडिक्वेट नहीं है। इन शॉर्ट, इंटरनल का काम एक्सटर्नल के लिए एडिक्वेट है या एडिक्वेट नहीं है, ये चेक करने के लिए वो ये 3 प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। या फिर ये चेक कह सकते हो आप कि उसका काम यूज करने से पहले एडिक्वेसी देखेगा कि मेरे लिए वो एडिक्वेट है या नहीं है, मुझे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए वो 3 फैक्टर देखेगा, सामने वाले की ऑब्जेक्टिविटी, सामने वाले की कॉम्पिटेंस, और क्या उसने कोई डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करी है या नहीं करी। जैसे स्टैट्स ऑडिटर को एसएस फॉलो करना जरूरी है, मतलब ऑडिटर्स के लिए गाइडेंस नोट है, तो वैसे ही इंटरनल ऑडिटर ने कोई ऐसे गाइडेंस नोट फॉलो करे हैं या नहीं करे हैं, वो भी ऑडिटर चेक करेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और उसके अप्रोच चेक करके पता लगाएगा कि उसका क्या गया काम मेरे लिए एडिक्वेट है या नहीं है। सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में होता क्या है कि उसने बिना किसी बायसनेस के काम किया हो और कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं हो। ओके, तब बोल देंगे हम कि हाँ वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट था। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट। क्या क्या फैक्टर्स वो दिखेगा ये बोलने के लिए कि सामने वाला 100% ऑब्जेक्टिव है। सामने वाला 100% ऑब्जेक्टिव है। पहला, अगर वो फ्री फ्रॉम बायस है और कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो कह सकता है कि हमारा इंटरनल ऑडिटर 100% ऑब्जेक्टिव है, मतलब इंडिपेंडेंट है। दूसरा, ओवरसी द एम्प्लॉयड डिसीजन, मतलब रेम्युनरेशन पॉलिसी देख सकता है वो कि अगर मान लो नॉर्मल फीस 10,000 होती है इंटरनल ऑडिटर की, वो उसको 50,000 दे रहे हैं, मतलब उनका डिसीजन गलत है, जरूर कुछ ना कुछ सेल्फ बेनिफिट उनका होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एनी कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शंस, मतलब मैनेजमेंट ने इंटरनल के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट से लिमिटेशंस लगाई हुई है, तो इंडिपेंडेंस तो अफेक्ट हो गई, दबाव आ गया उसके ऊपर, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। और फिर फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसके पास ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो कि उसके प्रीव्यू से आउटसाइड हो, मतलब उसके काम के बाहर हो, या फिर जो काम वो कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी का ऑडिट भी वही कर रहा है, तो कोई कंफ्लिक्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर आउटसाइड द अथॉरिटी, आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर उसको काम ना दिया गया हो। तो ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए 4 चीज देखूंगा मैं। पहला, एबिलिटी ऑफ बायसनेस, दूसरा इंप्लॉयमेंट डिसीजन, तीसरा कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन जो उसके ऊपर इंपोज हुई है वो, और फिर वो फ्री फ्रॉम कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद उसकी मैं चेक करो कंपिटेंस। कंपिटेंस चेक करने के लिए मैं क्या देखूंगा? उसकी नॉलेज और स्किल्स। अब नॉलेज और स्किल देखने के लिए क्या क्या फैक्टर्स में देखूंगा? सबसे पहला, अब ये बताओ साइज। अगर साइज एंटिटी का बड़ा है तो क्या एक ऑडिटर सिंगल अपॉइंट कर सकता है? वो नहीं, उसको मल्टीपल ऑडिटर अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो देखना है मुझे कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कंपनी इंटरनल ऑडिट फंक्शन एडिक्वेटली रिसोर्स्ड है या नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कंपनी इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए हो। मतलब बड़ा साइज है तो एटलीस्ट 2 या 3 तो होने चाहिए, और छोटा साइज है तो एक भी बहुत है। पॉलिसीज फॉर हायरिंग, एंटिटी की हायरिंग पॉलिसीज देखेगा कि किस बेसिस पे वो इंटरनल को हायर करते हैं। ओके, अगर वो स्ट्रेंथन है, मजबूत है, रोबस्ट है, तो इट मींस इंटरनल ऑडिटर हमारे कंपिटेंट होगा। इंटरनल ऑडिटर के पास टेक्निकल ट्रेनिंग है या नहीं है। अगर वो बंदा प्रॉपर ट्रेंड हुआ तो मतलब कंपिटेंट है, नहीं हुआ तो नहीं है। उसके पास नॉलेज एफआरएफ की है या नहीं है। तो कंपिटेंस चेक करने के लिए वो 4 चीज देखेगा। पहला, कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कंपनी उसको अपॉइंट किया गया हो,
एंटिटी की जो पॉलिसी ऑफ हायरिंग वो रोबस्ट होनी चाहिए, उसके पास टेक्निकल ट्रेनिंग है या नहीं, डिप्लोमा वगैरह है या नहीं, डिग्री है या नहीं है, और उसके पास एफआरएफ की नॉलेज है या नहीं है। अगर चारों प्रेजेंट है, देन एक्सटर्नल ऑडिटर कैन से दैट द इंटरनल ऑडिटर वाज कॉम्पिटेंट। बस। फिर ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस मतलब कंटिन्यू, मतलब एक साथ हम देखेंगे ये ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स है दोनों, आप ये कह सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच मतलब ये है कि इंटरनल ऑडिटर अपना काम पूरा करते हुए एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करी हो। अब डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो हुई है या नहीं हुई है, वो ऑडिटर किस तरह से वेरीफाई करेगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके। फैक्टर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स और गाइडिंग कवरिंग। क्या एंटिटी के अंदर कोई गाइडेंस नोट एस्टेब्लिश्ड हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं, वो ऑडिटर चेक करेगा। क्यों? अगर एंटिटी के अंदर कोई गाइडिंग बुक है, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है जिसके थ्रू इंटरनल ऑडिटर काम करेगा, तो इंटरनल ने उसके थ्रू ही काम किया होगा, तो एक्सटर्नल को वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ उसने सही तरीके से काम किया है। और क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी उसने फॉलो करी है या नहीं करी, जैसे एक्सटर्नल को SQC 1 फॉलो करना पड़ता है, तो वैसे इंटरनल के लिए कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया होगा, हेंस उसने कोई डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करी है जिससे कि उसने डिसिप्लिन वे से काम किया है, मतलब वो काम में यूज कर सकता हूं। तो ये था हमारा कि उसका काम यूज करने से पहले एडिक्वेसी देखेगा, और एडिक्वेसी देखने के लिए वो क्या चीज देखेगा, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड अप्रोच जो फॉलो उसने करी है। ऑब्जेक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं कि बायस नहीं होना चाहिए, वो अंडर इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कॉम्पिटेंस में पढ़ के ट्रेनिंग वगैरह है नहीं, उसके पास डिग्री वगैरह है नहीं है, और सारी चीज पढ़ी हमने। फिर तीसरे में हमने पढ़ लिया था कि उसके पास डिसिप्लिन अप्रोच से उसने काम किया है या नहीं किया है, बस। उसके बाद हमारा है ऐसे सर्कमस्टांसेस बताओ बच्चों जहां पे वो इंटरनल के काम को यूज नहीं करेगा। पहला, अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कंपिटेंट नहीं है, या फिर उसने अप्रोच फॉलो नहीं करी है कोई भी, तो उसके काम को यूज नहीं करेगा। डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन दैट कैन बी यूज। यहाँ पे क्या बात बोला है इसने कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा कि कौन सा काम यूज करना है, कौन सा काम यूज नहीं करना है, किस हद तक यूज करना है, किस हद तक यूज नहीं करना है। बस इतना सा बोला गया उसने कि जब एक्सटर्नल अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा तो वो चेक करेगा कि किस हद तक मुझे काम यूज करना है। कौन कौन से काम इंटरनल ऑडिटर करता है। एग्जांपल्स ऑफ द वर्क दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करता है वो कि कंट्रोल्स हमारे इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने के लिए, इन्वेंट्री काउंट करने के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है ट्रेस करने के लिए वो अपॉइंट हो सकता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई है नहीं हुई है, उसको रिव्यू करने के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ये काम है जहां पे इंटरनल ऑडिटर काम कर सकता है, और वही काम एक्सटर्नल हमारा यूज कर सकता है। अब जो 2.8 हमने पढ़ा है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में एक्सटर्नल इंटरनल के काम को यूज नहीं करेगा। पहला, जहां पे रिस्क ज्यादा हो, जहां पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो या फिर कंपिटेंट वो नहीं हो, या फिर जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि मतलब फैक्चुअल डाटा तो वहां पे मिलेगा नहीं, कोई जजमेंट के ऊपर इन्वॉल्व है सब कुछ, तो वहां पे एक्सटर्नल को ही काम करना चाहिए, इट इज प्रेफरेबल। फिर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान कर रहा है कि हम उसके काम को यूज करना है, देखो एडिक्वेसी चेक कर सब कुछ चेक कर लिया, अब वो चाह रहा है कि हाँ हमें यूज करना है, तो प्लानिंग स्टेज में वो क्या क्या चीज करेगा, डिस्कशन करेगा सामने वाले के साथ, उसकी जो रिपोर्ट्स बनाई हुई है वो रीड करेगा, और उसके काम के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। डिस्कशन के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होगी, इसी का पार्ट है ये बच्चों, कि डिस्कशन के अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी। सबसे पहला, किस टाइम पे काम करना है, किस नेचर का काम किया है उसने कितना काम कवर किया है, मेटलिटी उसने देखी है या नहीं देखी है, क्या मेथड उसने लगाए हैं, क्या उसने जो मेथड्स लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट करे हैं या नहीं करे हैं, और किस तरह से मुझे उसके काम को रिव्यू करना है और रिपोर्ट करना है। इस चीज को मैं इंटरनल के साथ डिस्कस कर सकता हूं, और कौन डिस्कस करेगा, हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कशन करेगा इन सारी बातों को लेके। अब ये कहेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन डिस्कशन इफेक्टिव कब होगा, मतलब एक बात सुनो, कम्युनिकेशन आमने सामने वालों के बीच में इफेक्टिव कब होता है, जब वो एप्रोप्रिएट इंटरवल पे कम्युनिकेट करे, ठीक है, या फिर अगर मेरी नजर में कोई इंपॉर्टेंट मैटर आए तो मैं इंटरनल को बताऊं, और इंटरनल के माइंड में कोई इंपॉर्टेंट बात आए तो वो मुझे बताए, तब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा।
सो पहला एप्रोप्रिएट इंटरवल पे होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम होना चाहिए। दूसरा एक्सटर्नल इंटरनल को बताए अबाउट सिग्निफिकेंट मैटर्स, और एक्सटर्नल इज एडवाइज्ड ऑफ इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट मैटर कम इनटू द अटेंशन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, मतलब ऐसे कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स जो इंटरनल के ध्यान में आए हैं वो प्रेफरेबल है कि वो एक्सटर्नल को जाके बताए, तभी माना जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ है। अब उसके बाद हमारा था डायरेक्ट असिस्टेंस। ओके, तो डायरेक्ट असिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं जब लॉ एंड रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट नहीं करेगा। कहाँ कहाँ पे वो डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं करेगा, आपको पता है ये तीसरी बार आ रही है, जब ऑब्जेक्टिविटी में खतरा हो, मतलब लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव हो, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस हो, और उसने कोई डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो ना करी हो। अब एक्सटर्नल यहाँ पे इंटरनल का डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं कर, मतलब हेल्प उसकी नहीं लेगा कब, जहाँ पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो, जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो, और ऐसा कोई काम जिसमें इंटरनल ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व था। मतलब इंटरनल ऑडिटर ने पहले तो वो काम किया और फिर खुद ही वो ऑडिट कर लिया, तो क्या वो कमियां ढूंढेगा? बताओ, कोई नहीं ढूंढेगा। तो ऐसे काम को एक्सटर्नल ऑडिटर यूज नहीं करेगा। फिर रिलेट टू डिसीजन द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे। ध्यान से सुनना, एसे में ये बात बोली गई है कि ओपिनियन एक्सटर्नल ऑडिटर को ही देना, स्टैट्स ऑडिटर को ही देना है। ऑडिट रिपोर्ट एक्सटर्नल ऑडिटर को ही फ्रेम करनी है, तो क्या ऑडिट रिपोर्ट फ्रेम करने के लिए वो इंटरनल की हेल्प ले सकता है? डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि ऐसे 700 साफ साफ बोला हुआ है कि वो रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को ही बनानी पड़ेगी। तो ऐसा काम जो कि एक्सटर्नल को ही करना चाहिए, तो वो काम वो इंटरनल से नहीं करवा सकता। तो ये 4 केसेस आ सकता है क्वेश्चन, ये इसको बहुत अच्छे से कर लेना। न्यूली एडेड है ये, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, तो ये सारी बातें थी जहां पे इंटरनल का काम हम यूज नहीं कर सकते। पहला हमारा जब जजमेंट इन्वॉल्व हो, दूसरा हमारा रिस्क ज्यादा हो, तीसरा हमारा ऐसा कोई काम हो जिसमें इंटरनल खुद ही इन्वॉल्व हुआ हो, और फिर जहां पे एक्सटर्नल को खुद ही डिसीजन लेने हो तो वहां पे वो इंटरनल को यूज नहीं करेगा। फिर प्रायर टू यूजिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, मतलब इंटरनल का काम यूज करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करनी है। अब वो क्या फॉर्मेलिटीज है वो हम चेक करेंगे। पहला, ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर्स। बच्चों, वो 2 रिटन एग्रीमेंट लेगा, एक लेगा इंटरनल ऑडिटर से और एक लेगा एंटिटी से। एंटिटी से क्यों? भी एंटिटी ने तो अपॉइंट किया उसको, तो एक रिटन एग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर से और एक एंटिटी से। इंटरनल ऑडिटर से किस चीज का एग्रीमेंट लेगा वो, कि वो एक्सटर्नल की सारी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, और एंटिटी से क्या एग्रीमेंट लेगा, कि वो उन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर एक एग्रीमेंट और लेगा इंटरनल ऑडिटर से, कि वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर डिस्क्लोज नहीं करेगा। मतलब जो ड्यूरिंग द वर्क उसको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है एक्सटर्नल से, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा और बाहर डिस्क्लोज नहीं करेगा। आफ्टर दैट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एसे, that is difference between internal financial control and internal control over financial reporting। internal financial control क्या है? जो कि कंपनियां लगाती हैं किस पे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी पे, ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस कैरी आउट होने पे, लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लाई होने पे, या फिर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए जो अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब फाइनेंस सिंपल देखो, इसमें 4 चीजें कवर हुई है हमारी और इसमें सिर्फ एक चीज है। मतलब इंटरनल जो फाइनेंशियल कंट्रोल है उसमें नो डाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर भी कंट्रोल लगाया है, तो उसको हम आईएफसी ही बोलेंगे। बट अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर अलग से कंट्रोल लगाया है तो उसको बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसीलिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा वाइडर है और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारा नैरो है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज पर अप्लाई हुआ है। तो ये था हमारा एस 610। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।